Should I start? Yes. Now please listen. Now, one thing you remember. Proton present in an atom will always be whole number. किसी भी एटम में फ्रैक्शन में कोई ना एक प्रोटॉन पूरा एक आधा है, ऐसा नहीं होगा. न्यूट्रॉन विल बी इन होल नंबर अगर है. जैसे जो हाइड्रोजन का नॉर्मल हाइड्रोजन एटम है उसमें प्रोटॉन तो होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता. नॉर्मल हाइड्रोजन जो उसके अलावा दो हाइड्रोजन एटम पाए गए उसमें एक में एक प्रोटॉन एक में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन था ही नहीं, ओनली वन प्रोटॉन. दूसरे में क्या था, वन प्रोटॉन वन न्यूट्रॉन, इसलिए उसको नाम दिया गया ड्यूटेरियम. क्या? ड्यूटेरियम. अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए एटम में से, हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो खाली प्रोटॉन बचेगा. तो एटम का नाम तो प्रोटेनियम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो पार्टिकल बचेगा उसको हम प्रोटॉन कहेंगे. क्या बोलेंगे? चलो वही बचा है. क्या बचा है? वही बचा है. मिसाल के तौर पे आपने क्या नाम है, दो फ्रूट्स की आपने वो बना रखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, चार्ट. मान लीजिए एक फ्रूट जो है वो ऑरेंज है और एक फ्रूट जो है वो मान लीजिए है वो है वाटरमेलन. आप ऑरेंज निकालते हैं सारे पीसीस तो आपको ये थोड़ी देंगे ये वाटरमेलन और ऑरेंज की चार्ट है. जब सारे ऑरेंज बाहर निकाल दिए तो क्या बोलेंगे उसे आप? वाटरमेलन. तो जब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था वो आइटम था, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको प्रोटेनियम नहीं कहेंगे. क्या कहेंगे? प्रोटॉन बोलोगे तो एक ही प्रोटॉन ही है. इसी तरह जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन भी था तो उसका नाम था ड्यूटेरियम. उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा? सेंटर के अंदर न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं. जिस जगह पाए जाते हैं उस हिस्से को न्यूक्लियस कहते हैं. ये याद रखिएगा, अगले चैप्टर के अगला चैप्टर में ये चीजें डिटेल में पढ़नी है. तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या? वो हिस्सा जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो पूरा एटम का नाम था ड्यूटेरियम. प्रोटॉन निकल गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसको कहेंगे ड्यूट्रॉन. क्या बोलेंगे? ड्यूट्रॉन. तीसरी तरह का एटम था जिसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन था, उसका नाम था ट्राइटियम. जब उनसे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ मोशन, वो एटम के टर्म यूज करके और तरफ घूम रहे हैं. घूमते घूमते एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी, दूर चले जाएंगे, है ना. जैसे छोटा बच्चा होता है, ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तो घर से दूर निकल जाता है, दूसरे घर में पहुंच जाता है. बात समझ में आ गई? तो क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्रोटॉन बचा और दो न्यूट्रॉन बचे. उसको ट्राइटियम तो कहेंगे नहीं हम क्योंकि एटम नहीं है. और क्या बोलेंगे उसे हम? ट्राइट्रॉन. क्या बोलेंगे? ट्राइट्रॉन. आप कहीं ना पढ़े ना न्यूट्रॉन, इसका मतलब है ये एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन से मिलके कॉम्बिनेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है. अगर इलेक्ट्रॉन भी होता तो उसे भी न्यूट्रॉन नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं हम? ड्यूटेरियम बोलते हैं. एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता तो उसे प्रोटॉन नहीं कहते. क्या बोलते उसे हम? उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटेनियम. तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को हम प्रोटेनियम भी कहते हैं अगर उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन दोनों है. अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटॉन हमेशा होल नंबर में होते हैं, न्यूट्रॉन भी हमेशा होल नंबर में होंगे. तो अगर किसी में प्रोटॉन है तो होल नंबर में होंगे और होल नंबर को होल नंबर में ऐड करें तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा. है 5 को 7 में ऐड करा तो 12.2 आएगा. चलो हमने पॉइंट को अपनी से डाल दिया. दुकान है किसी ग्रोसर की, जितना माल था आपने 5 किलो माल ले रहा था उसमें 5 किलो की जगह 10 ग्राम ज्यादा दे दिया. अगर दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो मास कितना होना चाहिए उसका जो नंबर होगा वो 4 बनेगा ना. प्रोटॉन कभी टाइम ही नहीं होते फ्रैक्शन, न्यूट्रॉन कभी फ्रैक्शन नहीं, जो होल नंबर में होंगे. तो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हेल्प से मास निकालेंगे तो वो भी होल नंबर में होना चाहिए. और सिंगल एटम का मास होल नंबर में ही होता है. ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को इनकी मदद से हम क्योंकि मास निकालते हैं तो क्या नाम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनके दोनों के सम को हम कहते हैं मास नंबर.
क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो कैसे मास निकलता है? इसको मास नहीं कहते। मास कहने का मतलब है कि हमसे कंपेयर कर रहा है। मास इज द फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर विद द मास ऑफ समथिंग जो भी निकाला है। ये मास नंबर है, खाली नंबर। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी क्लास में क्या नाम है, 15 लड़के 10 लड़की हैं। अब कोई कह रही है उनका, अब आपको भी कितने बच्चे, आपको कहता है टोटल स्टूडेंट जो है वो 15 और 10 25 है। आपको क्या 25 किलोग्राम है? हाँ 25 टन है। कितने बच्चे हैं? आप कहोगे भाई 15 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, टोटल मिला के नंबर कितना है? वो नंबर ही तो बताएंगे, उसमें कोई यूनिट तो नहीं लगाएंगे। और यूनिट लगाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पता चले क्लास में छोटे छोटे बच्चे तो उनको भी इसका यूनिट क्या है, जैसे ये तो 2200 किलोग्राम है और वो जो है 1500 किलोग्राम है। वो इसमें थोड़े मोटे मोटे लोग हैं। ये अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? नंबर ही होता है, कोई यूनिट नहीं होता। क्वांटिटी जो होती है, जैसे आपने किसी ने पूछा भाई इसमें क्या नाम है, कंटेनर है, ये बास्केट है, इसके अंदर कितने ऑरेंजेस हैं? आप काउंट करोगे, आपको कहते हैं 15 ऑरेंजेस है। आप ये नहीं कहोगे 15 किलोग्राम, क्योंकि ऑरेंज का नंबर पूछ रहे हैं। वो पूछे कितना मास है, वो बताओगे फिर आप निकाल के मास से कंपेयर करके। लेकिन नंबर जब पूछेगा तो आप उसमें कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, क्या छोटा ऑरेंज है बड़ा ऑरेंज है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मदद से हम मास निकालते हैं। इसलिए ये जो दोनों का सम है इसको हम मास नंबर कहते हैं, मास नहीं कहते। क्या बोलते हैं? इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं, वो मास नंबर को एटॉमिक मास समझ बैठते हैं। एटॉमिक मास का मास है कंपेयर विद C12 का मास प्लस C12 कार्बन। और जब हम कंपैरिजन करते हैं मास तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन नंबर जो है वो होल नंबर है, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसलिए जब सिंगल एटम का मास बताएंगे तो वो हमेशा होल नंबर में होगा। जैसे 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, तो मास कितना होगा इसका? कितना? 30 यूनिट में जाना पड़ेगा, नंबर में यूनिट नहीं आता। तो व्हाट इज मास नंबर? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि इनकी वजह से मास निकलता है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ऐड करे? क्योंकि एक 2000 इलेक्ट्रॉन मिलके एक प्रोटॉन के बराबर बनेंगे मास में अप्रोक्सीमेटली 2000। तो उनका मास नेग्लिजिबल का भी नेग्लिजिबल है। ये लोग हम काउंट नहीं करते इलेक्ट्रॉन। मास किसका काउंट करते हैं? मास जो मास कैरिंग पार्टिकल। मास कैरिंग पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन है। तो उनके सम को, उनके सम से मास निकलता है। उनके सम को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। और खाली प्रोटॉन के नंबर जो होता है, प्रोटॉन के नंबर से एलिमेंट का पता चलता है। कौन से एलिमेंट का एटम है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसलिए हमने कहा था कि अगर एक ही एलिमेंट है तो सारे एलिमेंट का एटॉम का एटॉमिक नंबर सेम होगा। अगर प्योर एलिमेंट है तो जितने भी एटम है सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो खाली प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हेल्प के उनके नंबर से हम मास निकालते हैं, लेकिन उनका जो नंबर है, जो उनका सम है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या? मास। एटॉमिक मास नहीं कहते। एटॉमिक मास इज द फिजिकल क्वांटिटी। मास कितना मैटर है उसके अंदर, वो मैटर को बता रहा है। और मास नंबर मैटर नहीं बताता कितना मैटर है। मास नंबर सिर्फ नंबर बताता है। किनका नंबर? उन पार्टिकल्स का नंबर जिनका मास हम काउंट करते हैं, जिनका मास हम काउंट करते हैं। और एटम में जिन पार्टिकल का मास काउंट करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब किसी आप मास की, एटॉमिक मास की टेबल पढ़ेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट का मास फ्रैक्शन में होगा। जैसे क्लोरीन का 35.5 बता रहा है, समझ में आया? आयरन का 56.5 होता है शायद। कितना? 56.5। बहुत सारे। अब जिसके 99% जो मासेस आप एलिमेंट के पढ़ेंगे वो फ्रैक्शन में होगा। जिंक का मास इतना, वो भी फ्रैक्शन में। हाइड्रोजन का भी फ्रैक्शन में होगा 1.00 समथिंग। ये सर जब
जिन पार्टिकल्स की मदद से मास नाप रहा है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो मास फ्रैक्शन में कैसे आ गया? अब जिनकी वजह से नाप रहे हो तो होल नंबर है, और होल नंबर आप होल नंबर में ऐड करोगे तो फ्रैक्शन आएगा, वो भी होल नंबर आएगा। तो फिर सारे इतने सारे एलिमेंट, तकरीबन सारे एलिमेंट का मास जो फ्रैक्शन भी क्यों? सवाल पैदा होता है नहीं होता? बताओ क्या वजह है? बहुत आसान वजह, इसलिए फ्रैक्शन होगा। ध्यान से सुन लेना कि जब हम किसी से कहेंगे क्लोरीन का मास कितना होगा, तो आप क्लोरीन के जितने भी एटम है उनको कंसीडर करके मास बताएंगे। आप खाली जो सबसे ज्यादा एटम पाया जाता है उसमें 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है, सबसे ज्यादा, वो 75% है, हम उसको मास नहीं बताएंगे। जो दूसरा क्लोरीन का एटम है उसमें 17 प्रोटॉन थे, उन्होंने बताया तो क्लोरीन है, और न्यूट्रॉन जो है वो क्या नाम है 20। न्यूट्रॉन कितने? एक में 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन है, और दूसरे में 17 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है। जब आपसे क्लोरीन का मास पूछेंगे तो आप उनका एवरेज बताएंगे। क्या बताएंगे? एवरेज। और जब आप एवरेज निकालते हैं सारे एटम्स का मास यूज करके, तो वो फ्रैक्शन में 99% निकलता है, वो फ्रैक्शन में निकलेगा। तो क्या में निकलेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बड़ी सिंपल सी बात है, आपके यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, एक मजदूर 5 मजदूर हैं जिनको आप 500 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं। कितने रुपये? 500 रुपये। और 5 मजदूर हैं जिनको आप क्या नाम है दिहाड़ी दे रहे हैं मान लो 250 रुपये। तो टोटल पैसा कितना दिया आपने? 5 मजदूरों को कितने पैसे दिए? 2500। और 5 मजदूर को 250 रुपये दे रहे हैं, कितने दिए उनको? 1250। टोटल आपने कितनी दी मजदूरी? दोनों को ऐड करेंगे ना, कितना आ जाएगा? 3700 हमने टोटल मजदूरी ये दी। अब कोई आपसे पूछे एक मजदूर को क्या मिला, एवरेज क्या मिला, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? कि जो आपका टोटल नंबर है उसको आप डिवाइड कर देते हैं उन नंबरों पे जिनका वो निकाला गया। जैसे आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, मैथ्स के मार्क्स की एवरेज पूछे तो सारे बच्चों के मार्क्स ऐड करके 30 से डिवाइड कर देंगे। अब ये कितने मजदूर है टोटल? 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? इसकी 10 की जगह इसको थोड़ा नंबर ऐसा कर लो, 6 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4। जानबूझ के मैंने किया। तो टोटल मजदूर कितने थे? 11। तो उनका एवरेज क्या होगा? ये 4000 अपॉन 11। अगर 4000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो होल नंबर में आंसर आएगा। मैंने क्यों करा है? ताकि होल नंबर में आंसर ना आए। जब आप एवरेज निकालते तो इंडिविजुअली वो होल नंबर में होगा, लेकिन जब मिला के एवरेज निकालेंगे तो वो होल नंबर में। तो हम जब किसी एलिमेंट का मास पूछते हैं तो हम किसी खास एटम को नहीं पूछते इसका मास बता, वो तो होल नंबर में होगा। उसको आइसोटॉप कहते हैं, खाली सिंगल एटम को जो होता है। लेकिन जब हम एलिमेंट का मास पूछेंगे तो उसके उन सारे एटम्स को कंसीडर करना पड़ेगा जिनका मास कुछ भी हो। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास पूछे तो हम C12 कार्बन का मास भी 12 भी कंसीडर करेंगे, 13 भी लेंगे और 14 भी लेंगे, फिर उनको एवरेज करके निकालेंगे। जब ऑक्सीजन का मास पूछेंगे तो ऑक्सीजन तो मास कितना लेंगे? 16 भी लेंगे, 17 भी लेंगे और 18 भी लेंगे। और फिर एवरेज जो निकलती है वो उनकी परसेंटेज के हिसाब से निकलती है कि भाई ये इतने पर। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन की एग्जांपल ज्यादा सारे, इसमें एक्सरसाइज में सवाल भी आते हैं। क्लोरीन के जो Cl35 है वो 75 एटम है, कितने? 75%। और जो Cl37 वाले एटम है जिनका मास 37 है वो 25% है। जब हम एज्यूम करेंगे तो हम एक एक नहीं लेंगे दोनों का, इसी से रेशो में लेंगे। यानी मिसाल के तौर पे हम 3 एटम जो है Cl35 को मानेंगे और एक एटम किसको मानेंगे? Cl30। 4 एटमों का मास निकालेंगे, भी 4 से डिवाइड करेंगे। या टोटल 100 मान लो कि टोटल एटम 100 है, जिनमें से 75 का मास जो है वो 35U है
और 25 का मास, तो वो जो 100 का निकलेगा उसमें ये 75 जो होंगे, ये जो 35 वाले ये 75 होंगे। आप बराबर को ऐड करके नहीं निकालेंगे, बराबर का ऐड करेंगे मतलब 50-50%। आपने तो कहा एक 35 का आइटम ले लो, एक 37 का ले लो और 2 से डिवाइड कर लो, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका इसका लगा आप दोनों को इक्वल मान रहे हैं। 1:1 की रेशियो, 1:1 की रेशियो लगे दोनों इक्वल है। जबकि एक का मास जो है वो जो 35 वाला है वो 75% है। अब कॉमन सेंस की बात है, आप किसी बॉक्स में डिब्बे रखें, अब एक डिब्बा 5 किलो का है, उसके 4 डिब्बे तो 20 हो गए, एक 2 किलो का है, उसके 4 डिब्बे या उसके भी 5 डिब्बे तो 8 किलो हो गए। अब आपने कहा भाई एवरेज निकालना है, तो आपने एक 5 किलो का डिब्बा ले लिया और एक 2 किलो का ले लिया, कि अभी 7 हो गए कि टोटल, सॉरी 5 और 2 कितने हो गए 7, और 2 से डिवाइड कर दो 33.5 kg होगा। ये कैसे हो जाएगा भाई? जो 5 किलो वाले थे वो ज्यादा थे और 2 किलो वाले जो थे वो मान लो कम है, वो 2 है खाली। तो जब एवरेज निकालेंगे तो 5 किलो का 5 किलो का मास लेंगे और 2 किलो वालों का उतने डिब्बों का मास लेंगे जो 2 किलो के जितने हैं, 2 हैं तो 2 का लेंगे, 3 है तो तब एवरेज निकलेगा। तो इसीलिए एटॉमिक मास काइंड में होता है फ्रैक्शन। उसका जवाब क्या होगा? एटॉमिक मास इज इन फ्रैक्शन because it is calculated by using masses of all the isotopes, masses of by it is calculated it is an average of masses of all the isotopes taken in that proportion in which they exist। यानी उसको उसी प्रोपोर्शन में लेना जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। जो 75% वाला है उसका 75% एटम्स मानेंगे और जो 25% वाला है उसका 20। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास की बात करते हैं, आपकी क्लास के अंदर बच्चे भी बैठे पहली क्लास की और आप भी बैठे, समझ में आया? आपका मान लीजिए वजन जो है किसी एक स्टूडेंट का मास निकालना है, मान लो वो 50 kg है और छोटा बच्चा है उसका मास जो है वो 10 kg है। आपके जो टोटल स्टूडेंट है वो मान लो 30 है ना, 30 स्टूडेंट हो 50 kg, और जो छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ 2 हैं 10 हैं, छोटे बच्चे आगे बैठ गए और उनका हर एक का 10 की जगह ज्यादा ले लो नंबर 20 मान लो, उनका वेट जो है वो 10 kg, उनका वेट कितना है तो टोटल वेट जो होगा 200 हो जाएगा, ठीक है, जो हो जाएगा 1500। समझ में आया? तो आपके जो टोटल स्टूडेंट है वो 30 + 20 कितना होगा, ये 50। तो 50 का मास लेंगे तो 50 में 30 जो है वो 50 kg वाले हैं और 20 जो है वो 10 kg वाले। अब टोटल मास कितना हो गया, ये 200 हो गया, कितना हो गया ये 200, और ये कितना हो गया 1500, टोटल कितना हो गया ये। अब आप इसको डिवाइड कितने से करोगे? 50 से डिवाइड करोगे। समझ में आया नहीं आया? तो 34 kg एवरेज बना, कितना kg एवरेज बना। फिर आपने क्या करा, आपने जो है 35 वाला 50 वाला एक ले लिया और एक आपने 20 वाला ले लिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितने जाएंगे हाँ 70, और उसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो ज्यादा आएगा, तो ज्यादा वाला मान जो लिया। तो जब एवरेज निकालते हैं तो उसमें क्वांटिटी एग्जैक्ट लेते हैं, उसी चीज की क्वांटिटी एग्जैक्ट लेते हैं जिसको हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो अगर कोई क्वांटिटी में ज्यादा है तो ज्यादा लेंगे और कम है तो, अगर हम बराबर का मान के चले दोनों का एक लेंगे तो साल में 50-50 मान के चल रहे हैं तो वो एवरेज गलत निकलेगा। आप ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो जो एटॉमिक मास हम निकालते हैं उसमें रेशियो जो एटम्स के नंबर लेते हैं वो उसी रेशियो में लेते हैं जिस रेशियो में वो नेचुरली पाए जाते हैं। अब 90% 99% हाइड्रोजन जो है वो 1 एटॉमिक मास वाली है और जिनका मास 2 है या 3 है वो बहुत कम है, वो बहुत पॉइंट्स में है। वो 99% 1 एटॉमिक मास वाली है और जो 2 एटॉमिक मास और 3 एटॉमिक मास वाली जो पॉइंट्स में 0 पॉइंट समथिंग।
तो जब आप मास ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन का मास जो 99 एटम वो लेंगे जो 1 मास वाले, और जो 2 मास वाले और 3 मास वाले एटम है वो उसी फ्रैक्शन में लेंगे, उसी रेशियो में लेंगे जिस रेशियो में वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो when we say mass of an element, तो mass of an element is the average mass of all the isotopes. Mass of the element, atomic mass of the element is the average mass of all the isotopes, which is क्या नाम है, which is taken in the, those isotopes are taken in that ratio in which they actually in calculating those that average isotopes are taken in that ratio in which they exist. तो एटॉमिक मास का मतलब खाली एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक एटम की, लेकिन जब हम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कहेंगे तो एक एटम की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, उसके जितने भी एटम है उनके। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में अलग बच्चों को अलग नंबर है, जब आप क्लास के एवरेज पूछेंगे तो उसमें ज्यादा मार्क्स वाले मिलेंगे और कम मार्क्स वाले मिलेंगे, और उसी रेशियो में लेंगे जिस रेशियो में वो है। अगर 3 बच्चों का 0 है तो उनका आप 0 मार्क्स ऐड करेंगे, 4 बच्चों को 100% है उनका 100 ऐड करेंगे। समझ में आया? तो एक डेफिनेशन थोड़ी और आप उसको लिख लें, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। जब हम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कहें इसका मतलब है एटॉमिक, इट मे बी इन फ्रैक्शन, लिख लो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज इन फ्रैक्शन। Atomic mass of an element is always in fraction because it is the average mass of all the isotopes of that element, average mass of all the isotopes. अभी वर्ड में दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, घबराओ मत। It is the average mass of all the isotopes of the given element. Isotopes. Mass of an element is the average mass of all the isotopes of that element taken in that ratio. These isotopes are taken in that ratio. These isotopes are taken in that ratio in which they actually exist. ये लिखना पड़ेगा। These isotopes are taken in that ratio in which they actually exist. जैसे क्लोरीन के 2 isotopes हैं, Cl35 and Cl37, ये 3:1 की रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 3 टाइम्स हो गए 1 टाइम। 4 एटम होंगे तो 3 इसके होंगे और 1 इसका होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन कि मास ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज इन फ्रैक्शन बिकॉज इट इज द क्या, it is the average mass of all the atoms of that element, of all the isotopes of that element, and these isotopes are taken in isotopes को कैसे लेते हैं, 1:1 की रेशियो में नहीं लेते। These isotopes are considered, they are taken in that ratio in which they actually exist. Therefore this mass is always in fraction. Mass of an individual isotope will never be in fraction. क्यों? तो इंडिविजुअल आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होल नंबर में होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हेल्प से मास निकलेगा, वो हमेशा होल नंबर में, इसलिए मास भी क्या होगा, होल नंबर में होगा। जब वो क्लोरीन का मास पूछेंगे तो आप कहोगे सर क्लोरीन का मास जो है वो 35.5 है। इस समय पे दोनों आइटम्स कंसिडर किए। ये लोग पूछे व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ Cl35, एटॉमिक मास ऑफ Cl35, खाली Cl35, इसका मतलब 37 को कंसीडर, वो कितना होगा, हर एक प्रोटॉन का मास 1 होता है, न्यूट्रॉन का भी 1 होता है, तो 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है, टोटल कितना बन जाएगा 35 क्या, 35 U, वो उसी नंबर में निकलेगा, आगे U लगा दो, खाली नंबर नहीं, U नहीं लगाएंगे तो वो नंबर था, अब U लगा दिए तो वो क्या बन गया, मास बन जाएगा। समझ में आया, उस एटम का मास, उस आइसोटोप का मास।
Cl37 का मास कितना होगा? एटॉमिक मास ऑफ Cl37 कितने इसमें? 17 प्रोटॉन है ना, और 20 न्यूट्रॉन है। कितना मास बनेगा इसका? 37 U। U हटा देंगे तो नंबर ही चलाएगा, तो मास में वैसे यूनिट होता है। लेकिन जब क्लोरीन का मास पूछेंगे, दोनों का पूछेंगे अलग अलग, ऐसे आएगा, होल नंबर में आएगा। लेकिन जब क्लोरीन का मास पूछेंगे तो इसका मतलब हम दोनों को कंसीडर करके निकालेंगे, दोनों का एवरेज करके निकालेंगे, दोनों का एवरेज लेंगे। और एवरेज कैसे लेंगे? उसी रेशियो में जिस रेशियो में वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये एग्जाम्पल में सवाल है आपके। अब 1:1 नहीं मानेंगे, 1:1 ले तो 36 निकलता। 35 प्लस 37 अपॉन 2 करेंगे तो 36 आएगा। 37 क्यों 35.5 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका ये जो है 35 वाले ये 3 एटम्स है और ये 1 एटम है। अब बात समझ में? तो why the atomic mass of an element is always in fraction? It is always in fraction because it is calculated by using all the isotopes of that element, and these isotopes are considered, the number of these isotopes is taken in that ratio in which they actually exist. जब हम एवरेज निकालते हैं तो फ्रैक्शन में आता है। ये बात समझ में आ गई? सिंगल आइसोटोप का मास फ्रैक्शन में नहीं आएगा, दिमाग में रखना। एक पॉइंट की डिटेल में कोई नहीं समझाएगा आपको, क्योंकि सिंगल आइसोटोप में जो मास केरिंग पार्टिकल है वो होल नंबर में, तो उनका मास भी होल नंबर में, तो होल नंबर से जब मास निकालेंगे तो होल नंबर में ही निकलेगा सिंगल आइसोटोप का। जब एलिमेंट का मास निकालेंगे तो इसका मतलब हम सिंगल आइसोटोप को नहीं ले रहे हैं, हम किसको ले रहे हैं? उसके जितने भी आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन का मास लेंगे तो उसमें तीनों आइटम को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि 3 तरह के आइटम है। क्लोरीन का मास लेंगे तो दोनों आइटम को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तरह के आइटम है। ऑक्सीजन का मास लेंगे तो भी हमें तीनों तरह के आइटम को कंसीडर करना पड़ेगा। एक का मास 16, एक का 17 और एक का 18। और फिर उनकी 1 + 1 + 1 नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल है। 36 वाला सबसे ज्यादा है, 80-90% के करीब है, और बाकी जो 2 आइटम है वो 5-7% पाए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पाए जाते। तो वाई द मास ऑफ एन एलिमेंट इज इन फ्रैक्शन? बिकॉज इट इज ए एवरेज मास विच इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग क्या? ऑल द आइसोटोप्स, एंड दीज आइसोटोप्स हम अपनी एक नहीं ले रहे, बराबर के नहीं ले रहे। जो ज्यादा है उसको वो आइटम ज्यादा हम लेंगे, और जो कम है वो आइटम कम लेंगे। These isotopes are taken in that ratio. The number of these isotopes is taken in that ratio in which they actually exist. ये है इसका जवाब। ये बात समझ में आया? Can atomic mass of O17 be in fraction? क्या आएगा? O17 का मतलब एक खास आइसोटोप ले रहे हैं, खाली एवरेज तो नहीं ले रहे हैं ना, तो O17 का मास फ्रैक्शन में होगा? आंसर नहीं होगा। कितना होगा? कितना होगा? 17 क्यों? देखो O17 इसलिए कह रहे हैं, उसमें 8 प्रोटॉन है और 9 क्या नाम है 9 न्यूट्रॉन है, तभी से O17 कह रहे हैं। और एक प्रोटॉन का मास 1 होता है, न्यूट्रॉन का भी 1 होता है। कैन एटॉमिक मास ऑफ C13 में भी इन फ्रैक्शन? क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर आइसोटोप है और में 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा? 13 U। तो इसलिए अगर आपको मास नंबर दे रखा है उस पर्टिकुलर आइसोटोप का, जैसे किसी का मास नंबर है 95 U95, तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा? 95 U। लेकिन अगर उन्होंने फ्रैक्शन वो नहीं दे रखा, आइसोटोप का नाम नहीं दे रखा, उन्होंने उसका एलिमेंट का नाम यूज करा है, यूरेनियम का एटॉमिक मास, यूरेनियम को कहते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम जब हम बात करेंगे तो वो फ्रैक्शन 95 नहीं होगा, वो टाइम होगा, वो कितना होगा वो चेक करना पड़ेगा, वो याद नहीं होगा आसानी से। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब हम आमतौर से जो फॉर्मूले में मास कैलकुलेट करेंगे वो होल नंबर में कैलकुलेट करेंगे।
जो कि हम राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1.00 समथिंग है तो हम हाइड्रोजन का 1 लेंगे। कार्बन का 12.00 समथिंग है तो कार्बन का एटॉमिक मास, एक्चुअल मास तो 12 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हम जब उसको यूज करेंगे सवाल के अंदर वो क्यों होल नंबर मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से हम उसको राउंड ऑफ करके यूज करेंगे। क्लोरीन का जो है एटॉमिक मास राउंड ऑफ करके 35.5 बनता है। समझ में आया ना? अगर हम 35 लेंगे तो भी बहुत फर्क पड़ जाएगा, और 37 लेंगे तब भी फर्क पड़ जाएगा। इसलिए उसका मास कितना लेते हैं हम? 35.5। आयरन का मास जो है 56.5 है। नहीं, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 26। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आयरन जिस जगह कुरान में जिक्र आया है तो वो जिस आयत में जिक्र है उसका नंबर भी 26 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एटॉमिक नंबर 26 है, लेकिन आयरन का मास, एटॉमिक मास जो एवरेज लेंगे तो कितना लेते हैं? तो 56 पॉइंट समथिंग है, अप्रोक्सीमेटली 56.5 लेते हैं। थोड़ा डेसिमल में फर्क हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? तो इसमें एक पॉइंट समझ में आया कि सिंगल आइसोटोप का मास हमेशा होल नंबर में होगा। कैसे निकलेगा? उसके एटॉमिक जो मास नंबर है उसके मास नंबर के अंदर यू लगा दें, एटॉमिक मास बन जाएगा। खाली यू नहीं लगाएंगे तो वो खाली क्या रहेगा? मास नंबर रहेगा। मास नंबर का मतलब क्या हुआ? इट इज द मास ऑफ दोज पार्टिकल्स, those subatomic particles who have mass। और वो कौन कौन है? प्रोटॉन है। तो आप सिंपल कह सकते हैं इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नहीं, सॉरी, नंबर। इट इज द नंबर ऑफ दोज पार्टिकल्स व्हिच हैव मास। इन अदर वर्ड्स इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्यों? जो कि इनमें मास होता है। इनका मास हम कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसीडर क्यों नहीं करते? जो नेग्लिजिबल का भी नेग्लिजिबल होता है, इतना कम होता है। पॉइंट समझ में आ गया आपके? अच्छी तरह समझ में आ गया? अब रह गया मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट वैसे तो 2-3 मिनट लगेंगे समझाने में, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ। आप ये बताइए मुझे, आप शायद कुछ चीजें जो अब तक आप यूज करते आए हैं आपको गलत यूज कर रहे हैं। ये बाजार में गए, आपने कहा 12 पेंसिल चाहिए, खाली 12 का ऑरेंजेस है। आपने कहा मुझे 24 ऑरेंजेस दे दो। जब आप पेंसिल कहेंगे, ऑरेंजेस कहेंगे, तो उसकी जगह आप कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं। 12 पेंसिल की जगह आप क्या कह सकते हैं? 1 डजन। क्या? और 24 ऑरेंजेस को क्या कह सकते हैं आप? 2 डजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाली अगर कहीं 12 लिखा हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ये पता नहीं को, मैं पता था कि वो 12 जब खाली लिखा हुआ नंबर है, डजन जब लाएगा जब इसके साथ कोई चीज लिखी जाएगी। आप समझे? 12 पेंसिल कहोगे तो 1 डजन बनेगी। आप कहोगे 12 डजन कहेंगे तो वहां सड़ गए तुम। 12 इज जस्ट अ नंबर। डजन जब कहलाएगा जब उसके साथ कोई नाम लिखा जाएगा किसी चीज का। तो डजन की डेफिनेशन क्या है तो मुझे ये बता दो। कब से तुम डजन यूज कर रहे हो? कब से यूज कर रहे हो? ग्रॉस 144 ऑब्जेक्ट को 1 ग्रॉस बोलते हैं। कब से यूज कर रहे हो? जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुरुस, है ना? तो डजन की डेफिनेशन क्या है बताओ? ग्रॉस की डेफिनेशन क्या है बताओ? खाली 12 को डजन देंगे, मारेगा कोई पकड़ के, मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो डजन की डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ 12 सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको 1 डजन कहते हैं। अगर आपने 6 प्लेटें और 6 कप ले लिए, आप कहोगे 1 डजन है? आपने 6 अमरूद और 6 केले ले लिए, आप कहोगे 1 डजन है? खाली 6 बैनर आ जाए तो आप कहोगे 1 डजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? खाली 12 ऑरेंजेस होंगे तब कहोगे 1 डजन, और 6 ऑरेंजेस हैं और 6 वाटरमेलन है तो उसको 1 डजन कहोगे। सारे मिला के 3-4 फ्रूट्स है, सब मिला के 12 बन गए तो उसको 1 डजन कहोगे।
कब कहते हो 1 डजन? आप डेली लाइफ में यूज भी करते हो, लेकिन डेफिनेशन आपको नहीं पता थी। कब कहते हो 1 डजन? कि जब वो 12 हो सेम टाइप के। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डजन? अ ग्रुप ऑफ 12 सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड 1 डजन। उसका नंबर का नाम दे दिया 1 डजन आसानी के लिए। A group of 144 same type of object is called 12 dozen या 1 cross। आपको समझ में आ गई? डजन की डेफिनेशन समझ में आ गई? हम इतने छोटे छोटे नंबरों को दूसरे नाम से पुकार रहे हैं। डजन की जगह 12 की जगह 1 डजन कह देते, 24 की जगह 2 डजन कह देते। तो जहां इतना बड़ा नाम हो 6 0 2 2 और आगे तकरीबन 23 नंबर यहाँ तक। कितने टोटल डिजिट्स हैं? 23 आखिर तक। इतना बड़ा नंबर तो बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि करोड़ों जो मिलियंस और बिलियंस है वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर उससे भी आगे का नंबर है ट्रिलियंस, उसका भी आगे का नंबर है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखना याद करना भी मुश्किल है। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 6.022 10 की पावर 23। शॉर्ट फॉर्म में जो डेसिमल आखिर में था वो डेसिमल आप, ये होल नंबर है, ये डेसिमल आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे 23 प्लेसेस, तो 6.022 हो जाएगा। और तो अगर 23 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट किया तो 23 प्लस में आएगा। जितने प्लेस शिफ्ट करते हो उतना डेसिमल नंबर छोड़ा गया तो होल नंबर में 10 की पावर आएगी। तो मैथमेटिकली इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इतना बड़ा नंबर, ये खाली नंबर है। ये नंबर कैलकुलेशन से निकाला था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था एवोगैड्रो। क्या नाम था साइंटिस्ट का? तो इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ये भी जानने के लिए गलत कहा होगा। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, बहुत खुशी कहते हैं। अब कोई कह ली जैसे कोई 12 लिखा हुआ है, आप कोई सर इसको 1 डजन कहते हैं, तो तुम्हें कोई समझ पढ़ा लिखा होगा चला के दिमाग वैसे ही 12 को 1 डजन नहीं कहते। 12 तो 12 ही कहलाएगा, 1 डजन कब कहलाएगा? जब इसके साथ ये नाम लिखोगे। समझ में आया? तो ये नंबर जो है इसको क्या कहते हैं? इसको कोई नाम नहीं देते। हमें नहीं पता है 12 किसने शुरू करा था, कितने हजार साल पहले शुरू करा था। अगर हमें पता होता तो उसके नाम से पुकारते। समझ में आए नहीं आएगी? क्लियर हो गई? तो इसको खाली 12 कहते हैं। 144 को खाली 144 कहते हैं, कोई नाम नहीं है, लेकिन इसका नाम है। ये इसके किसी आदमी से, किसी साइंटिस्ट से रिलेटेड है ये नंबर, जो कि बड़ी मेहनत से निकाला गया था। इसकी वैल्यू क्या है वो आपकी समझ में आएगी। किसने निकाला था ये नंबर? इसलिए इस नंबर को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो। अब वन मोल आपको इस सेकंड में समझ में आ जाएगा। अगर इतने नंबर के बराबर ऑरेंजेस ले लोगे तो वो कहलाएगा 1 मोल। क्या बोलेंगे उसे? जैसे 12 ऑरेंजेस को 1 डजन कहते हैं, 144 ऑरेंजेस को 1 ग्रॉस कहते हैं। इतने नंबर के बराबर अगर आप सेम टाइप के पार्टिकल लेंगे, सेम टाइप के, तो उसको छोटा नाम दे दिए क्या? कि भाई ये 1 मोल है। बजाय इतना बड़ा बोल देंगे ये 1 मोल है। तो आप कहेंगे 1 मोल कार्बन, 1 मोल एटम, कार्बन एटम, तो इसका मतलब उसमें इतने एटम कार्बन के। तो एक डेफिनेशन मोल की इतनी आसान है कि इट इज ए कलेक्शन, इट इज ए क्वांटिटी विच कंटेन 6.022 10 की पावर, तो होल नंबर नहीं, होल नंबर में क्वांटिटी डेसिमल में इसलिए नजर आ रही है कि हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो इट इज ए क्वांटिटी विच कंटेन एज मेनी पार्टिकल which contain 6.022 10 to the power 23 same kind of particle। क्या? इतनी तरह के सेम तरह के पार्टिकल होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? शॉर्ट फॉर्म में 1 मोल कहेंगे। लेकिन इस डेफिनेशन को एलोबरेट करना है। जैसे हमने कहा था एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या थी? मास ऑफ एटम इन कार्बन एटम, इन कार्बन यूनिट, इन, उसको एक्सप्लेन करा बाद में। तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और ये भी C12 कार्बन की मदद से एक्सप्लेन होगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या है? अ क्वांटिटी व्हिच कंटेन एज मेनी पार्टिकल, which quantity which contain 10 to the power आगे सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। A collection of
6.022 10 to the power 23 सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, उसको हम कहेंगे 1 मोल। अब वो एटम भी हो सकते हैं, आप मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और अगर हम पार्टिकल हटा दें, खाली नंबर लिख दें, एवोगैड्रो नंबर कहेंगे। अब 1 मोल नहीं कहेंगे, जैसे हम खाली 12 को 1 डजन नहीं कहते। आगे समझ में आपको? यह है बेसिक डेफिनेशन मोल की। एक बात समझ में, क्या डेफिनेशन? आसान डेफिनेशन नहीं, अ क्वांटिटी, सॉरी आप इसको डायरेक्ट यहां से शुरू करो। A quantity which contains as many particles, sorry, which a quantity which तो यहाँ से शुरू करो, लैंग्वेज सही होनी चाहिए। A quantity which contains which contain, a quantity which a substance which contain 0 to the power 23 same type of particle, then that quantity is known as 1 mole। उस quantity को 1 मोल कहेंगे। बात समझ में आ गई? That substance which contains इतने same type of particle, so that quantity is called 1 mole। आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। अब 6.022 10 to the power 23 same type of particle in short form is called 1 mole। यहाँ से शुरू करो, 6.022 10 to the power 23 same type of particle, उसको हम 1 मोल कहते हैं। अब डजन से क्यों समझाया था कि हम डजन को भी गलत समझते हैं? 12 डजन नहीं, 12 सेम काइंड ऑफ पार्टिकल को 1 डजन कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? सेम टाइप के पार्टिकल हो तब वो 1 डजन कहलाएगा। 12 ऑरेंजेस हो तो 1 डजन हो, 12 एप्पल्स हो 1 डजन हो एप्पल, 12 पेंसिल हो 1 डजन पेंसिल। खाली 12 हो वो सिर्फ 12 है, उसका कोई और नाम यहाँ नाम है, तो एक साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत करके निकाला है, उससे इसके नाम को रिलेट कर दिया। क्या नाम दिया इसको? कुछ समझ में आया? अब ये वैसे तो मोल की कोएफिशिएंट पूरी हो गई, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और नई डेफिनेशन देंगे। वो कार्बन की टर्म्स में होगी, C12 कार्बन, वो भी कार्बन की टर्म्स में होगी। तो कौन सा कार्बन? C12 कार्बन। बाकी भूल जाओ, फिर कर लिखो कि 6.022 10 to the power 23 सेम टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड 1 मोल इन शॉर्ट फॉर्म। क्लियर हो गया?